हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सदगुरु ITI। मैं हूं अजीत सर। सदगुरु ITI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर के वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन, जिस चैप्टर का नाम है फोर्स। इन फोर्स हम लोग काफ़ी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और एक थ्योरी बचा हुआ है, वो क्रेन के बारे में, कैसे हुक से लटकाया जाता है, मतलब चैन से कैसे लटकाया जाता है, तो वो हम पढ़ लेंगे। चलिए, तो आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न यानी परीक्षा प्रारूपी प्रश्न करते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जितना हमने थ्योरी, जो लोग अगर थ्योरी का क्लास नहीं किए हैं वो लोग पहले जाकर थ्योरी का पूरा फोर्स का थ्योरी क्लास कर ले, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझेंगे और सारे क्वेश्चन को आप लोग एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि CGS प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है। ओके, CGS प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है, CGS में बताना है। ओके, ना कि SI में बताना, ना कि MKS में होता बताना है। तो आपको मालूम है कि बल का SI मात्रक, आप लोग सभी लोग रट्टा मारे हुए न्यूटन होता है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि न्यूटन किस में होता है, मतलब CGS में होता है कि SI में होता है कि MKS में होता है, किसी को नहीं मालूम है। तो देखिए, जो न्यूटन होता है वो SI मात्रक या MKS पद्धति में बोला जाता है, मतलब SI में और MKS में बल का मात्रक होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और MKS में क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन CGS में क्या होता है, तो बल का मात्रक CGS में न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। सॉरी, हम भी गलत बता रहे हैं, वो CGS पूछ रहा है ना, तो CGS में डाइन होगा। ओके, CGS में क्या होता है, डाइन होता है। CGS में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। SI में न्यूटन होता है और MKS में न्यूटन होता है, और FPS में क्या होता है, बल का मात्रक पाउंड होता है। तो आपका CGS प्रणाली में बल का मात्रक क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अब देखिए, नीचे दिया गया है दूसरा नंबर प्रश्न कि दिए गए चित्र के अनुसार परिणामी बल का मान क्या होगा। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि परिणामी बल किसे कहा जाता है। परिणामी बल 3 प्रकार के बताए थे। एक बताए थे कि स्टेट रिजल्टेंट यानी सीधी रेखा में परिणामी, तो ये सीधी रेखा का परिणामी है। तो हमने बताया था कि अगर सीधी रेखा का परिणामी होगा तो अगर सारा का दिशा एक ही दिशा में होगा, अगर मैंने कहना का मतलब है कि अगर सारा का बल एक ही दिशा में होगा तो हम क्या कहेंगे, सारे को जोड़ देंगे, तो वही हमारा परिणामी कहलाएगा। तो देखते हैं, देखिए P का डायरेक्शन इसी दिशा में है, Q का भी डायरेक्शन इसी में है, R का भी इसी में है, लेकिन S का डायरेक्शन विपरीत है। एस का डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। परिणामी मतलब जितना डायरेक्शन, जितना दिशा एक तरफ हो उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो PQR, तो P प्लस Q प्लस R हो जाएगा, और एस क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में, तो माइनस। तो देखते हैं PQR माइनस एस, हमको लगता है C नंबर ऑप्शन सही होगा। तो परिणामी बल क्या कहते हैं कि एक ही दिशा में अगर बल, बहुत सारे बल लग रहे हैं, बहुत सारे बल लग रहे हैं, तो बल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी योग करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, परिणामी बल कहलाता है। और एक विपरीत में रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे, तो P प्लस Q प्लस R माइनस एस हो जाएगा। ओके, बहुत आप लोग को अच्छे से थ्योरी का क्लास कराए हैं। अगर जो लोग थ्योरी का क्लास नहीं किए हैं, पहले वो थ्योरी देख लेंगे, तब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। P प्लस Q प्लस R माइनस एस हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि एक बिंदु पर कार्य कर रहे 3 बल इस प्रकार हो, कह रहा है कि यदि एक बिंदु पर कार्य कर रहे 3 बल इस प्रकार हो कि प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच के कोण साइन के समानुपात हो और वे तीनों बल संतुलन में हो, तो उपयुक्त कथन में से किसकी ओर संकेत करता है। ओके, तो आपको मालूम है कि बलों के त्रिभुज के नियम क्या कहता है कि किसी एक बिंदु पर तीन, अगर किसी, कहने का मतलब है कि अगर त्रिभुज में क्या होता है कि 3 बल कार्य कर रहे हैं और एक ही बिंदु पर कर रहे हैं, उस बल क्या होगा, संतुलन में होगा। लेकिन इसमें एंगल नहीं बनता है, इसमें 2 कोणों के बीच में, 2 बलों के बीच में एंगल साइन के समानुपात नहीं होता। ये किस में होता है, तो लामी के प्रमेय में। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी एक बिंदु पर कार्य कर रहे 3 बल इस प्रकार प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच
के कोण साइन के समानुपात हो। मैंने कहने का मतलब है कि एक बल जो है अन्य दो बलों के बीच क्या होगा, साइन के समानुपात होगा। आप लोग बता दिए हैं कि पी साइन अल्फा, क्यू साइन बीटा और आर साइन गामा, ये सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी लामी प्रमेय हो जाएगा। तीसरा का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन। ओके, तीसरा का ए हो जाएगा, यानी लामी की प्रमेय। ओके, चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वस्तु पर कार्यरत सभी बलों के क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब वस्तु पर कार्यरत सभी बलों के क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो हम क्या बताएंगे, तो आप लोग को बता दिए थे कि बीजगणित योग किस में शून्य होता है, बीजगणित में क्षैतिज में। तो हम आप लोग को पढ़ाए थे इक्विलिब्रियम यानी संतुलन। संतुलन मतलब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाने पर ना वो विस्थापित होगी, ना वो उसमें ऐंठन होगा, ना उसमें घूर्णन होगा, वो क्या होगा, संतुलन में रहेगा। तो एक इसमें बताए थे, शर्त भी बताए थे, इक्विलिब्रियम का शर्त बताए थे कि पहला क्या होगा कि अगर हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज में अगर हम बल लगा रहे हैं, क्षैतिज में बल लगा रहे हैं, तो उन सभी का बीजगणित योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो देखिए क्षैतिज कह रहा है, तो क्षैतिज मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो सिग्मा एच बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा एच बराबर 0, क्योंकि कुल बीजगणित योग का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए सिग्मा मतलब इसी कुल योग कहलाता है, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल इजिकल टू 0। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। ये एम है, ये मोमेंट है, ये घूर्णन का 0 होता है मोमेंट का। ये सिग्मा वेलोसिटी है, सॉरी वर्टिकल है, सिग्मा वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर बोला जाता है। तो ऊर्ध्वाधर भी कहेगा तो ये हो जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल कहेगा बीजगणित यानी क्षैतिज कहेगा तो हॉरिजॉन्टल, तो ये होगा। देखिए दिया गया चित्र इस प्रकार के संतुलन का उदाहरण है, इस प्रकार का उदाहरण है। मैंने बताना है कि ये किस प्रकार का उदाहरण। तो संतुलन में बताए थे कि इक्विलिब्रियम 3 टाइप के बताए थे, एक अस्थाई बताए थे और एक क्या बताए थे, और एक बताए थे कि अस्थाई और एक उदासीन। तो देखिए ये अपने आधार पर है, ये अपने क्या है, आधार पे है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा भी विस्थापित करेंगे, तो ये अगर हम इसको थोड़ा सा भी विस्थापित करने की कोशिश करेंगे तो ये विस्थापित तो होगा, लेकिन हो भी जाएगा तो ये अपने अवस्था तो चेंज नहीं करेगा, ये पूर्व की स्थिति नहीं चेंज कर पाएगा। नया स्थिति ग्रहण करेगा लेकिन पूर्व की स्थिति नहीं चेंज कर पाएगा, जैसी स्थिति में पहले था वैसी स्थिति में ही रहेगा। तो हम उसे क्या कहते हैं, अस्थाई कहते हैं, अस्थाई कहते हैं। अस्थाई मतलब जो शीर्ष के सहारे रहेगा, कहने का मतलब ये शीर्ष के सहारे नीचे रहेगा, थोड़ा सा विस्थापित करेंगे तो उसका पूर्व का स्थिति चेंज हो जाएगा, अपने पहले की स्थिति में नहीं रहेगी। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, अस्थाई संतुलन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज यहीं तक 5 क्वेश्चन रखते हैं, और आगे क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल टाइप का है, तो हम कल अगले लेक्चर में हम लोग आगे 5 से 10 या आगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे जो भी क्वेश्चन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 आप लोग सही किए होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।